स्वागत है दोस्तों आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। मैं डॉक्टर अंबुज मित्तल आज आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं आपको थोड़ा एसिड्स के बारे में थोड़ा बताऊँगा। मैं तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में और अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। एंड सून आफ्टर माई पास आउट मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचवाया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज मैंने जो टॉपिक लिया वो लिया है एसिड्स। ये टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आता है। थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे गाइड करेंगे, नीट पीजी की प्रिपरेशन करवाएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेंगे। इन स्पेशल क्लासेस से आप वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। इन मॉक टेस्ट से आप अपनी प्रिपरेशन का आप इवेल्युएशन कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ इंटर्न्स का, तो इंटर्न का जैसे टाइमिंग, जो ड्यूटी टाइमिंग होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। मतलब वो उतना उनका फिक्स शेड्यूल नहीं होता है कि अगर पूरा महीने सुबह ड्यूटी है तो शाम को फ्री नहीं। डेली उनका जो शेड्यूल है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे सुविधा ये है कि यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है। इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और भी काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में आप अपनी नीट पीजी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्विजेस भी हैं। इन क्विजेस से आप अपनी जो नॉलेज है आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप एजुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। तो आपके जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते हैं तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बस आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आपको बस करना ये है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स के। तो अगर मैं इनकी प्राइजेस की बात करूं तो 1 मंथ के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं LIVEDRAM तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और 10% का डिस्काउंट होकर ये पड़ेगा सिर्फ 4500 का। ऐसे ही मैं अगर 3 मंथ्स की बात करूं तो 3 मंथ्स का मेरा कोड यूज़ करने के बाद LIVEDRAM मेरा कोड यूज़ करने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और डिस्काउंट होने के बाद ये आपको पड़ेगा 11,250 का। ऐसे अगर मैं 6 मंथ की बात करूं तो 6 मंथ का मेरे कोड यूज़ करने के बाद ये आपको 18,000 का पड़ेगा। और 12 मंथ्स के लिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिर्फ 22,500 का पड़ेगा। ऐसे अगर मैं 24 मंथ्स की बात कर लूँ तो 24 मंथ्स यानी कि 2 साल के लिए मेरा कोड यूज़ अगर आप करते हैं तो ये सिर्फ 27,000 का पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि 30,000 आपको नहीं देना है, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये सिर्फ पड़ेगा 27,000 का। तो भूलिएगा नहीं, मेरा जो कोड है वो है LIVEDRAM। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टाइटल है लेट्स क्रैक नीट पीजी वही बोलते हुए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स क्रैक नीट पीजी। तो चलिए, जो मैंने टॉपिक जो मैंने बोला है एसिड, इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा और फिर उसी क्वेश्चन के थ्रू मैं उसकी थ्योरी पे आपको पूरा समझाने लग जाऊँगा। तो इससे हमारा एसिड पूरा कवर हो जाएगा। तो ब्राउन कलर्ड यूरिन इज सीन इन नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग, कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग, सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पॉइजनिंग। तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो जो ब्राउन कलर की अगर यूरिन के बारे में पूछा है तो किस पॉइजनिंग के अंदर कौन सा कलर आएगा, तो इसके लिए ये टेबल है। कार्बोलिक एसिड के अंदर ग्रीनिश ब्राउन कलर आता है। HNO3 के अंदर यानी कि आपका जो है नाइट्रिक एसिड जो है उसका जो यूरिन कलर हो जाता है पॉइजनिंग का वो होता है ब्राउन। बार्बिचुरेट्स के अंदर होता है लिक्विड गोल्डन। तो अगर मैं इसके अंदर आंसर की बात करूं तो ब्राउन कलर यूरिन किसके अंदर पाया जाता है, तो वो है आंसर ए। कार्बोलिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं। तो ऐसे में और पॉइजन्स की बात कर लेते हो कि वो कौन से ऑर्गन में क्या क्या
चीज़ें दिखाता है यहाँ पे, जैसे मियोसिस के बारे में है, तो मियोसिस यानी कि प्यूपिल जो है कंस्ट्रिक्टेड रहेंगी। तो इसके अंदर जो पॉइजन्स जो शो करते हैं मियोसिस, वो करते हैं कार्बोलिक एसिड, क्लोरल हाइड्रेट, मॉर्फिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट या फिर बार्बिचरेट या फिर निकोटीन। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ऐसे में अगर मिकोसा के पैटर्न की बात करूँ कि कौन से पॉइजनिंग के अंदर कौन सा पैटर्न शो होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था आर्सेनिक के अंदर था रेड वेलवेटी म्यूकोसा ऑफ स्टमक। तो यानी कि जो मैंने आर्सेनिक के केस में जो मैंने आपको निमोनिक बताया था वो बताया था आर्सेनिक GBL, आर्सेनिक GBL। तो जो आर से जो मैंने बताया था वो बताया था मैंने रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, माफ कीजिएगा, तो मैंने जो बताया था रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, और मैंने जो दूसरा आर से बताया था वो मैंने बताया था रेड वेलवेटी म्यूकोसा, रेड वेलवेटी म्यूकोसा, ये मैंने बताया था। तो इससे आपका आर्सेनिक भी रिकॉल हो गया। कार्बोलिक एसिड के केस में ब्राउन और ग्रेइश डिस्कलरेशन होता है। इसके अंदर एक और चीज होती है, जो म्यूकोसा जो है वो लेदरी और थिकन म्यूकोसा हो जाती है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन रखा है मैंने आगे, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो होता है वो होता है ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ स्टमक विद इरोजन एंड परफोरेशन। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड पॉइजनिंग हैज ब्राउनिश ओलर म्यूकोसा एंड टंग, कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल एंड ग्रीनिश ब्राउन यूरिन। तो ये कौन से पॉइजन के अंदर देखा जाता है? जैसे मैंने आपको बताया था कार्बोलिक एसिड के केस में क्या होता है, जो म्यूकोसा होता है वो ब्राउनिश कलर की हो जाती है, प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड रहेगी, और जो यूरिन का कलर है वो ग्रीनिश ब्राउन हो जाएगा। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं कार्बोलिक एसिड के बारे में। हालांकि मैंने आगे भी बताया, तो कार्बोलिक एसिड के अंदर प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी और कार्बोलिक एसिड के अंदर ब्राउन कलर की म्यूकोसा हो जाती है। तो जो इसका जो आंसर है वो हो गया ए, कार्बोलिक एसिड। ग्रीन कलर यूरिन सीन इन, ग्रीन कलर की यूरिन किसके अंदर दिखाई देती है? तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं, ग्रीन कलर यूरिन, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑफ कार्बोलिक एसिड cause oliguria with urine containing albumin, blood cast, कार्बोलिक एसिड एंड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। जो इसके जो हैं वो हाइड्रोक्विनोन और पायरोकेटाकोल, कुछ जो एजुकेटर्स हैं वो पायरोकेटाचोल भी बोलते हैं। तो द यूरिन इज कलरलेस और स्लाइटली ग्रीन एट फर्स्ट बट टर्न डार्क स्मोकी ग्रीन और इवन ब्लैक on exposure to air due to oxidation of metabolic products. This is known as carbonuria, that is due to paralysis of respiratory or cardiac center causing coma. तो इसके अंदर मैं अगर बात करूं तो कार्बोलिक एसिड इसका आंसर है। तो जैसे मैंने आपको ये जो चीज़ बताई थी मैंने, कार्बोलिक एसिड, यहाँ पे कार्बोलिक एसिड यहाँ पे ग्रीनिश या फिर ब्राउनिश ये कलर इसमें देखे जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। कार्बोलिक एसिड इन यूरिन कैन बी कंफर्म्ड बाई, हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि यूरिन के अंदर कार्बोलिक एसिड है कि नहीं? तो ऐड फेरिक क्लोराइड, तो उससे क्या होगा, जो यूरिन का कलर होगा वो ब्राउन में टर्न हो जाएगा। अगर हम ब्रोमीन वाटर यूज करते तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ ट्राई ब्राउन फिनॉल, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट आने लग जाएंगे। बैंडिक अगर टेस्ट की अगर बात करें तो बैंडिक और फेलिंग टेस्ट की बात करें तो कार्बोलिक एसिड अगर होगा तो वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग पोस्टमार्टम फाइंडिंग आर, कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग के अंदर पोस्टमार्टम की फाइंडिंग क्या क्या हो सकती है? ग्रीनिश स्टमक, येलो चार्ड स्टमक, लेदरी स्टमक या फिर ब्लैक चार्ड स्टमक। तो जैसे मैंने आपको बताया था कार्बोलिक एसिड के केस में लेदरी स्टमक हो जाता है। ये कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग के अंदर
द पोस्टमार्टम इन पोस्टमार्टम स्टमक लुक्स ब्राउनिश एंड लेदरी। तो इसका जो आंसर है वो हो गया लेदरी स्टमक। ये हो गया इसका आंसर। तो थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। अगर मैं कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग की बात करूं तो द बर्न एरिया आर वाइट इन कलर विच लेटर बिकम ग्रे, ग्रीन और ब्राउन। तो जैसे इसके ऊपर एक भी हमने क्वेश्चन देखा था, एक क्वेश्चन देखा था, और इसकी खासियत ये है कि इट रिटार्ड्स प्यूट्रिफिकेशन। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर मैं सिस्टमिक इफेक्ट की बात करूं तो कार्बोलिक एसिड की जो पॉइजनिंग है वो क्या करता है, सीएनएस को डिप्रेस करेगा, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, जैसे मैंने आपको आगे बताया, पिछले स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था कि प्यूपिल को भी कंस्ट्रिक्ट करेगा। कार्बोयूरिया जो था इसके अंदर स्मोकी ग्रीन या फिर ब्राउन यूरिन इसमें दिखाई देगा, क्योंकि नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है। कार्टिलेज और कॉर्नियर डिस्कलरेशन यानी कि ऑक्रेनोसिस भी इसके अंदर देखा जाएगा। अगर मैं कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग में फेटल डोज की अगर मैं बात करूं तो 10 से 15 ग्राम होती है, और 15 ड्रॉप ऑफ फ्यूम, ये नहीं 10 से 15 ग्राम इन 3 to 4 आवर्स। एक मिनट, इसको मैं अच्छे से कर देता हूं मैं। तो 10 से 15 ग्राम इसका फेटल डोज होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था लोकल इफेक्ट, ये सारी चीज़ें एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि कार्बोलिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो बर्न एरिया है वो या तो ग्रे या फिर ग्रीन या फिर ब्राउनिश कलर के अंदर कलर शो करेगा। पोस्टमार्टम के अंदर जो स्टमक होगा वो ब्राउनिश या फिर लेदरी कलर का होगा, और जो कार्बोलिक एसिड है वो प्यूट्रिफिकेशन को लेट करता है। ऐसे ही फिर से रिकॉल करते हैं, सीएनएस को डिप्रेस करेगा, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, कार्बोयूरिया दिखाएगा नेफ्रोटॉक्सिसिटी की वजह से, और कॉर्निया का डिस्कलरेशन होगा जिसको ऑक्रेनोसिस भी बोलते हैं। फेटल डोज था 10 से 15 ग्राम। तो फेटल डोज के ऊपर भी मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है, आगे मैं बता दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन्स रिटार्ड प्यूट्रिफिकेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्यूट्रिफिकेशन कार्बोलिक एसिड भी शो करता है, तो बी हो गया इसका आंसर। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि प्यूट्रिफिकेशन इज रिटार्डेड इन डेथ ड्यू टू। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर से रिवाइज कर देते हैं। कौन कौन सी पॉइजनिंग के अंदर प्यूट्रिफिकेशन लेट आता है, वो है स्ट्रिक्नीन, कार्बोलिक एसिड, हैवी मेटल केस में वो भी आर्सेनिक और जिंक क्लोराइड। अगर मैं नॉर्मल इन जनरल में अगर बात करूँ तो एनीमिया के केस में डेबिलिटी या फिर वेस्टिंग डिजीज। अगर आपको बस इन शॉर्ट में जाना है तो आपको ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। ये एएस यहाँ पे आर्सेनिक है। नेक्रोसिस ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यानी पीसीटी की नेक्रोसिस कौन से केस में होती है। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। पीसीटी के अंदर होती है, पीसीटी की नेक्रोसिस कौन से पॉइजनिंग के अंदर होती है। तो नेफ्रोटॉक्सिक पॉइजन लीड्स टू नेक्रोसिस ऑफ पीसीटी। इसके लिए जो निमोनिक है वो है CLMP यानी कि सी लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या फिर सी लैम्प या फिर CLAMP, एल से लास्ट। तो सी से हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, एल से हो गया लाइजोल, एम से हो गया मरकरी, और पी से हो गया फिनॉल। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो फिनॉल हो गया इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फॉर्जरीज एज एन इंक रिमूवल सॉल्यूशन। फॉर्जरी का अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग बताऊं तो इसका होता है जालसाजी। तो किस केस में फॉर्जरी एज अ इंक रिमूवर सॉल्यूशन की तरह यूज होता है, तो चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ऑक्जेलिक एसिड जो पॉइजनिंग है उसके अंदर ये होता है यूज ऑफ इरेज राइटिंग इन अटेम्प्ट एट फॉर्जरी। तो ऑक्जेलिक एसिड इसका आंसर, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, नाइट्रिक एसिड नहीं, कार्बोलिक एसिड नहीं, ऑक्जेलिक एसिड इसका हो गया आंसर। तो चलिए थोड़ा ऑक्जेलिक एसिड के बारे में जान लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एसिड में से एक है। तो ऑक्जेलिक एसिड जिसको हम सॉल्ट ऑफ सेरल या फिर एसिड ऑफ शुगर भी हम बोलते हैं, तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर हम ऑक्जेलिक एसिड के इफेक्ट की बात करें हम,
तो इसका जो इफेक्ट होता है वो जो है शॉक, नार्कोटिक इफेक्ट इज रैपिडली कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम लार्ज डोज, और हाइपोकैल्सीमिया और नेफ्रोटॉक्सिसिटी लीड टू ऑक्जेलोयूरिया अकर इन दोज हु सर्वाइव फ्यू डेज। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी इसके अंदर देखी जाती है। अगर मैं इसके मेडिको लीगल केस की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इंक रिमूवर की तरह भी ये काम करता है। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो वार्म वाटर शुड नॉट बी यूज फॉर स्टमक वॉश एज इट में डिजॉल्व मोर एसिड। तो इसके अंदर हम वार्म वाटर का यूज नहीं कर सकते। तो इसका जो स्पेसिफिक जो आंसर, अगर मान लीजिए आपके सामने कोई ऑक्जेलिक एसिड का कोई अगर पॉइजन आपके सामने आता है तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो आपको ट्रीटमेंट में क्या करना, कोई भी कैल्शियम यानी कि एनी कैल्शियम प्रिपरेशन, यानी कि कैल्शियम लैक्टेट, ग्लूकोनेट, क्लोराइड, इन सब का यूज हम करेंगे। ये क्या करेगा, इट विच कन्वर्ट पॉइजन इनटू इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्सलेट इज एंटीडोट फॉर ऑक्जेलिक पॉइजनिंग। यानी कि हम कोई भी कैल्शियम यानी कि कैल्शियम लैक्टेट या फिर ऑक्जेलेट, ये सारी चीज़ें हम इनको पेशेंट को देंगे, ये कन्वर्ट कर देगा इनसॉल्युबल के अंदर। तो अगर मैं बात करूं एंटीडोट फॉर ऑक्जेलिक एसिड पॉइजनिंग, तो जैसे मैंने आपको बताया, तो कोई भी कैल्शियम अगर आप देते हैं, तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन है बाल यानी ब्रिटिश एंटील्यूविसाइड, ये नहीं है, एनिमल चारकोल नहीं है, मैंगनीज नहीं है, कैल्शियम ग्लूकोनेट इसका आंसर है। तो फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूं, वार्म वाटर हमें नहीं देना है क्योंकि ये एसिड को और ज़्यादा डिसॉल्व कर देगा। एनी कैल्शियम प्रिपरेशन यानी कि कैल्शियम ग्लूकोनेट हम दे सकते हैं, एनी कैल्शियम प्रिपरेशन विच कन्वर्ट पॉइजन इनटू इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्सलेट। तो कोई भी कैल्शियम का जो चीज़ है जैसे ग्लूकोनेट या फिर क्लोराइड, ये हम दे सकते हैं, ये इसका स्पेसिफिक एंटीडोट है। A 17 years old female patient come to emergency 1.5 hours after severe H2SO4 poisoning. Which features of hypotension, restlessness? तो अगला स्टेप क्या होगा? तो इसका जो आंसर वो है एंटीडोट शुड बी गिवन। थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूं मैं, एक मिनट। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। H2SO4 के बारे में पूछा गया है, तो ट्रीटमेंट के तौर पे, तो थोड़ा पहले इसके बारे में बताएं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर H2SO4 या फिर HNO3 या फिर HCl इज यूज फॉर एंटीडोट्स एज वीक सॉल्यूशन ऑफ नॉन कार्बोनेटेड एल्कलीज लाइक CaO, MgO एक्सेट्रा। अगर मैं इसके अंदर और स्पेसिफिक बात करूँ, ट्रीटमेंट प्लान फॉर कोरोसिव एसिड लाइक H2SO4 जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, उसका आंसर है कि एमिसिस यानी कि उल्टी करवाना, गैस्ट्रिक लेवाज विद स्टोमक ट्यूब इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यानी कि हमें उल्टी या फिर गैस्ट्रिक लेवाज हमें इसके अंदर नहीं करना है क्योंकि ये क्या करेगा, स्टोमक रप्चर कर देगा। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर टू डाइल्यूट एसिड इज एडवाइज्ड, लेकिन ज़्यादा भी पानी नहीं देना क्योंकि ज़्यादा पानी होगा तो ओवर डिस्टेंड कर जाएगा स्टमक और वो रप्चर करने के चांसेस उससे बढ़ जाएंगे। तो हमें तब भी प्लेंटी ऑफ वाटर देना रहेगा डाइल्यूशन, एसिड के डाइल्यूशन को। एंटीडोट शुड बी गिवन, तो जो क्वेश्चन के अंदर जो आंसर था वो यही था, एंटीडोट शुड बी गिवन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो एंटीडोट में भी क्या क्या है, नॉन कार्बोनेटेड वीक एल्कलीज, नॉन फ्लैटुलेंट एंटासिड्स, डिमल्सेंट ड्रिंक्स एज बार्ले और स्टार्च वाटर, फ्रेश अनबॉइल्ड एग, एल्ब्यूमिन और मिल्क। हम एंटीडोट के अगर हम देना चाहते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ शॉक, अगर मान लीजिए शॉक हुआ है तो हम शॉक का भी ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, तो रायल्स ट्यूब इंटुबेशन नहीं, आईवी फ्लूइड नहीं, गैस्ट्रिक लेवल नहीं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एंटीडोट शुड बी गिवन। तो ये हो गया इसका आंसर। मीनिंग ऑफ टर्म विट्रियोलाइज इज, विट्रियोलाइज का मतलब होता है एसिड फेंकना।
तो यूजिंग विट्रोल फॉर सुसाइड नहीं, यूजिंग विट्रोल फॉर मर्डर नहीं, विट्रोल थ्रोइंग हाँ, परफोरेशन ऑफ स्टमक कॉज्ड बाई H2SO4 नहीं। तो थोड़ा विट्रोलेज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। विट्रोलेज यानी कि एसिड का फेंकना, इज थ्रोइंग ऑफ एनी कोरोसिव, जरूरी नहीं कि वो H2SO4 ही हो, कोई भी एसिड अगर किसी पर्सन के ऊपर फेंका जाता है तो उसको विट्रोल थ्रोइंग या फिर विट्रोलेज बोला जाता है। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो इफेक्ट होगा वो होती आईज, क्योंकि ज़्यादातर फेस के ऊपर ही फेंका जाता है, तो फेस में जो ऑर्गन जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो आइज करती हैं। थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। जो एसिड का जो फेंकना होता है वो किस आईपीसी के अंदर, तो जो 320 आईपीसी जो होती है, इसके अंदर ग्रेवियस हार्ट जो होता है, ग्रेवियस हार्ट की डेफिनेशन है इसके अंदर। लेकिन 326A जो है वो बोलता है एसिड अटैक, सॉरी माफ करिएगा, एसिड अटैक। और जो 326B होता है उसका अंदर होता है एसिड अटेम्प्ट। तो ये 2-3 आईपीसी आपको याद रखनी पड़ेगी विट्रोलेज के केस में। अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन किसी जेलिसी या फिर भड़ास या फिर कुछ भी किसी भी वजह से अगर मान लीजिए वो किसी पर्सन के ऊपर एसिड फेंकता है, तो अटैक अगर होता है तो 326A आईपीसी उसके ऊपर धारा लगती है। और अगर अटेम्प्ट अगर कोशिश की जाती है तो 326B अटेम्प्ट के केस में धारा लगती है। परफोरेशन ऑफ स्टमक इज मोर कॉमन ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ। परफोरेशन किस केस में होता है तो थोड़ा इसके अंदर बता देता हूँ मैं। कॉमन कॉज ऑफ स्टमक परफोरेशन जो होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इसके अंदर आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। नाइट्रिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl नहीं, कार्बोलिक एसिड नहीं। तो जो परफोरेशन किस केस में मोस्ट कॉमन है वो है H2SO4। ये हो गया इसका आंसर। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इरिटेशन किस केस में होता है। वोलेटाइल एसिड यानी कि अगर इसके एग्जांपल है वोलेटाइल एसिड के जो एग्जांपल है वो है नाइट्रिक एसिड HNO3 और HCl। अगर ये सारी चीज़ अगर एसिड अगर होता है बॉडी के अंदर तो उससे रेस्पिरेटरी ट्रैक इरिटेशन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फेटल पीरियड इन सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग इज। फेटल पीरियड पूछा जा रहा है इसके अंदर। जो फेटल पीरियड जो होता है वो 12 से 16 घंटे वैसे होता है। चलिए तब भी मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने रखी है पीपीटी। H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड फेटल पीरियड जो होता है वो 12 से 24 घंटे का होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 24 घंटा नहीं है, जो क्लोजेस्ट जो आंसर है वो है 12 से 16 घंटा। 8 से 14 घंटा नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि ऑन एन एवरेज 12 से 24 घंटे बोला जाता है। तो जो 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे से कम का जो ऑप्शन है वो है 12 से 16 घंटा। 2 से 4 घंटा नहीं, 6 से 10 आवर्स नहीं, ये इसको मिटा देता हूँ, आवर्स नहीं है। 6 से 10 नहीं, 8 से 14 नहीं, जो आंसर इसका है 12 से 16 आवर्स। तो ये हो गया इसका आंसर। तो जो फेटल डोज है इसका वो है 10 से 15 ml। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि फेटल डोज इसका क्या है। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ। एंड करने से पहले आपके लिए मोटिवेशनल टिप, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। अगर मैं शॉर्ट में अगर इसको बोलूँ मैं, तो अगर आप डेली थोड़ी थोड़ी अगर आप प्रैक्टिस करते रहें, थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस अगर आप करते हैं तो एंड में आपको बड़ा रिजल्ट मिलेगा। वो जो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इसका मतलब यही है कि आप अचानक से अगर आप सोचेंगे कि कल को मैं 24 घंटे में एकदम 23 घंटा पढ़ डालूंगा, मैं ये कवर कर डालूंगा, तो नहीं। और अगर आप ये भी सोचते हैं कि कल को मैं चलो 1 ही घंटा पढ़ूंगा और परसों को फिर मैं एकदम ही 20 घंटा पढ़ूंगा, तो नहीं। अपना बैलेंस शेड्यूल रखिए, कोशिश करिए 8 से 10 घंटा या इससे ज़्यादा आवर्स आप निकालिए अपनी स्टडीज़ को। और इस स्टडीज़ को भी 4 से 5 घंटा थ्योरी और फिर
जो फर्स्ट हाफ है उसके अंदर 4 से 5 घंटा थ्योरी, और जो बाद का जो पार्ट है तो उसके अंदर 4 से 5 घंटा MCQs। ऐसे अगर आप शेड्यूल अपना बनाते हैं तो ऐसे भी आपका जो MBBS का जो नीट के जो सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा। ये जो लाइन है लिटिल प्रोग्रेस ईच डे, इससे एक बेनिफिट ये भी मिलेगा, अगर आप डेली अगर थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं तो इससे होगा ये कि आपको अचानक से एक पाइल्ड अप चीज़ नहीं मिलेगी, आपके सामने अचानक से गट्ठर नहीं मिलेगा। जैसे कि लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि नीट PG के 2 महीने पहले हम बुक खोलेंगे और 2 महीने में हम हर एक चीज़ कर डालेंगे। तो ऐसा नहीं है। आप अगर अभी फरवरी ख़त्म हो रहा है तो अगर आप अभी से अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको अप्रॉक्स 10 महीने मिलेंगे। 10 महीने का टाइम एकदम सफिशिएंट है। अब 10 महीने के टाइम में आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप इस चीज़ को लास्ट के तौर पे मत छोड़िए कि चलो लास्ट में एकदम क्रैश कोर्स कर लेंगे, क्रैश कोर्स करने के बाद हमें पूरा MBBS का जो रिकॉल हो जाएगा और फिर हम एग्ज़ाम अच्छा कर लेंगे। नहीं, आप डेली एटलीस्ट MCQs ही सही, आप एटलीस्ट डेली कुछ ना कुछ टॉपिक उठाइए ताकि वो आपके दिमाग में रहे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिवीजन, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे इसके साथ साथ उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिग रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। बेल आइकन को अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहेगा, तो कोई भी अगर वीडियो हमारी लॉन्च होगी तो आप वो मिस नहीं कर पाएंगे। और भूलिएगा नहीं, मेरा जो कोड है वो है LIVDRAM। अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करते हैं तो 24 मंथ्स की अगर मैं एग्जांपल बात करूँ तो 24 मंथ्स के जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो है 30,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं LIVDRAM तो ये जो आपको 2 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है तुरंत आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये फिर आपको पड़ेगा 27,000 का सिर्फ। तो भूलिएगा नहीं, मेरा जो कोड है वो है LIVDRAM टू गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। थैंक यू।